नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको संपदा 2.0 के बारे में बात करने वाले हैं कि जो संपदा 2.0 है यानी एमपीआईजीआर जो है उसमें संपदा 2.0 आया है, उसमें कुछ अपडेट हुई है। अगर आप किसी भी प्रकार की ज़मीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन लिखते हैं या करवाते हैं या करते हैं तो उसमें जो अभी वर्तमान में हुआ क्या है कि जो रजिस्ट्री होने के बाद इंस्टेंट नामांतरण करने की प्रोसेस की जा रही है। तो उस केस में जो पोर्टल पे एक नया अपडेट आया है, जब आप रजिस्ट्री की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, जब आप स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सारी फीस जब पेमेंट कर लेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म क1 खुलेगा। क1 में जो है आपको कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स होगी और उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन को डिक्लेरेशन फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा। फॉर्म क में सबसे पहले जो व्यक्ति खरीदने वाला है उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे उसके पिता का नाम मिल जाएगा, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस पूरा मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी और जो भी आईडी प्रूफ आप देंगे उसका नंबर, और जो नंबर आप आईडी प्रूफ के रूप में देंगे उसका लास्ट 4 डिजिट फिलअप करने के लिए मिलेगा। ये डिटेल्स आपने जैसे ही फिलअप किया तो यहाँ पे ये बॉक्स मिलेगा जो कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यानी पहला वाला जो टर्म्स है उसमें जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद 2.1 एक आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ क्या मिल रहा है, हम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का हूँ या के हैं, और हम भूमि को ऐसे व्यक्ति जो कि जनजाति का नहीं है को अंतरित कर रहा हूं या रहे हैं, अतः ऐसे अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है, जो 2.1 है इसमें कह रहा है कि अगर कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति, चाहे वो एसटी कैटेगरी का हो, वो अगर अपनी जमीन बेच रहा है, आदिम जनजाति यानी एसटी कैटेगरी का व्यक्ति अपनी जमीन बेच रहा है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे, चाहे वो ओबीसी या जनरल या एससी के व्यक्ति को, एसटी कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है, जो आदिवासी होते हैं, वो अपनी जमीन बेचने के लिए उनको कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता होती है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे बेचे, जैसे जनरल ओबीसी कैटेगरी के व्यक्तियों को, तो उस केस में परमिशन की आवश्यकता होती है। अगर कोई आदिवासी व्यक्ति है और अन्य कैटेगरी के व्यक्ति को बेच रहा है तो उसको ये वाला डिक्लेरेशन क्लिक करना है, और अगर आदिवासी नहीं है तो इसको क्लिक नहीं करना है। सबसे पहला 2.1 में। 2.2 में आपको करना क्या है, हम और अंतरित दावेदार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का हूँ के हैं, अतः कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है। अब इस केस में क्या है दोस्तों, अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का हूँ, अगर जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशन है, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी को आपको एक्सेप्ट करना है, बाकी को आपको छोड़ देना है। तो इसमें कह रहा है आदिम जनजाति का हूँ और इसमें अनुमति की अपेक्षित नहीं है, तो इसको क्लिक करें, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ दें। उसके बाद अगले वाले में आइएगा 2.3 में हम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति का नहीं हूँ, अतः एवं अंतरित की जा रही भूमि अंतरण का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी जो 2.3 है इसको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। 2.3 आपको हर कंडीशन में एक्सेप्ट करना है। फिर आइएगा 3.1 में हम और अंतरित दावेदार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 165 उपधारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ और अंतरित की जा रही भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है तथा कृषि भूमि नहीं है, अतएव ऐसे अंतरण के लिए कलेक्टर की निम्न अनुमति प्राप्त की गई है। अब इस केस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ, यानी कोई ओबीसी या
जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जमीन बेच रहा है और वो जमीन आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे गाँव को आदिवासी बहुल क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, यानी उस गांव में बहुत सारे आदिवासी लोग निवासरत हैं, तो उस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतरित की जा रही भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है। तो इस केस में आपको कलेक्टर की अनुमति प्राप्त की गई है और वो कृषि भूमि नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में आती है तो इसको एक्सेप्ट आपको कर लेना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद आगे चलना है। हम अंतरित दावेदार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ। यानी आदिवासी के लिए इसमें बहुत प्रावधान है। जो आदिवासी व्यक्ति बेच रहे हैं जमीन, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो इसको आप बहुत ही बारीकी से पढ़कर ही आप इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें आदिवासियों के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं हूँ, अंतरित की जा रही भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है तथा कृषि भूमि है, इसमें कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है। अगर आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत भी भूमि है और आदिवासी व्यक्ति नहीं है बेचने वाला या खरीदने वाला, तो उस केस पे अगर वो सिंचित भूमि है तो उसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आइएगा 3.3 में आइएगा, हम और अंतरित दावेदार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 165 की उपधारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदिम जनजाति वर्ग का नहीं है और अंतरित की जा रही भूमि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है और न ही कृषि भूमि है, अतः कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों 3.3 में बोल रहा है कि जमीन आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत तो है, लेकिन वो कृषि प्रयोजन के अलावा किसी अन्य जैसे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या प्लॉट इस केस के लिए है, तो उसमें भी परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि कोई जनरल कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति बेच रहा है, तो उस केस में आपको 3.3 को भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है 4.1, हम अंतरित की जा रही भूमि के मध्य प्रदेश भूदान या अधिनियम 1968 क्रमांक 28 सन 1968 की धारा 33 के अधीन या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 158 की उपधारा 3 के अधीन भूस्वामी नहीं है, अतः कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे आपको कहीं से अगर प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है, मिली हुई का मतलब है जैसे गवर्नमेंट बहुत जगह पे आपको प्रॉपर्टी देती है, तो उस केस में आप उसको सेल करने की अनुमति नहीं होती है, फिर भी जो बेचते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूस्वामी नहीं है, अतएव अनुमति का जो अपेक्षित नहीं है, तो इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अगला आइएगा, यहाँ पे 4.2 में हम अंतरित की जा रही भूमि के मध्य प्रदेश भूदान या 1959 की धारा 33 के अधीन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता क्रमांक 20 सन 1959 की धारा 158 की उपधारा 3 के अधीन भूस्वामी है, अतः कलेक्टर की निम्न अनुमति प्राप्त की गई है। तो इसको अब इस केस में क्या होता है कि जैसे कहीं से प्रॉपर्टी पहला 4.1 में कहीं से प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उसमें लीगल ओनर वर्तमान में नहीं है, तो उस केस में आपको 4.1 को एक्सेप्ट करना है। अगर आप लीगल ओनर हैं और कलेक्टर की अनुमति भी आपको चाहिए, जैसे आप कोई खसरा देखते हैं उसमें हस्तांतरण प्रतिबंधित लिखा हुआ है क्योंकि वो जमीन आपको कहीं से आवंटित हुई होती है, तो उस केस में आपको आवंटन वाली जमीन में अगर आप भूस्वामी नहीं हैं तो आप 4.1 को एक्सेप्ट करें, और 4.2 को आप तब एक्सेप्ट करें जब आप उसको सेल करने के लिए आप परमिशन ले चुके हैं, तो 4.2 को एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद 5.1 में आइए, भूमि मेरी हमारी पैतृक संपत्ति है तथा मैं अंतरित की जा रही संपत्ति का एक संयुक्त स्वामी हूँ। तो इस केस में आप अगर जो आपकी जमीन जो आपने पहले से आपकी पैतृक जमीन है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। 5.2 में
भूमि मेरी स्व अर्जित संपत्ति है, यानी आप कहीं से जमीन को खरीदे हैं या कहीं से आपको मिली है तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर अंतरित की जा रही भूमि के संबंध में किसी न्यायालय या कहीं पे भी कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, सिविल न्यायालय, किसी भी कोर्ट या कलेक्टर कोर्ट या किसी भी न्यायालय में आपका प्रकरण दर्ज है तो उस न्यायालय का नाम लिखिए, प्रकरण क्रमांक आपको लिख के ऐड करना है। तो अगर है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए 6.2 को, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब आइएगा 7.1 में, अंतरित की जा रही भूमि सभी प्रकार के भारों तथा विलंगमों से मुक्त है, यानी किसी भी प्रकार का इस पर कर्ज नहीं है तो 7.1 को भी एक्सेप्ट कर लेना है। आज दिनांक को भूमि पर निम्न अनुसार भार तथा विलंग आदि अस्तित्व में है। अगर आप की जमीन पे लोन या किसी प्रकार का प्रकरण में बकाया राशि दर्ज है तो उसमें अब आपको करना क्या है, 7.2 को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर 8.1 में हम इस भूमि को अंतरित करने के लिए संपूर्ण अधिकार रखते हैं। अंतरित की जाने वाली भूमि के अंतरण के संबंध में कोई अन्य अंतरण, विलेख, अनुबंध, मुख्तार आदि दिनांक के अस्तित्व नहीं। यानी आप जो जमीन बेच रहे हैं आज, उसके संबंध में कहीं पे एग्रीमेंट नहीं करवाए हैं, उसके संबंध में आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पूछ रहा है। तो अगर आपने करवाया है तो 8.1 को एक्सेप्ट नहीं करना है, अदरवाइज 8.1 को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर अंतरित की जा रही भूमि के संबंध में तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियम के अधीन भू राजस्व पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक प्रचलित नहीं, यानी जमीन के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है तो आप 9.1 को एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर अगला दोस्तों यहाँ पे 10.1, अंतरित की जा रही भूमि किसी सरकारी योजना के लिए अर्जित नहीं है और लोक प्रयोजन में भी नहीं है तो इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद 10.1 के नीचे इसको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर सर्विस प्रोवाइडर का नाम आएगा, उसको एक्सेप्ट करके आगे या अगला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों 2.0 में जो संपदा 2.0 है, 2.0 में ये अभी लगभग 10 से 11 टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए अभी वर्तमान में आ चुका है। इसको जब आप रजिस्ट्री करते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो ये आता है आपको करने के लिए, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप जो लैंड सेलर है और लैंड बायर है उनसे पूरी डिटेल्स में जानकारी पूछ करके इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि इसी के बिहाफ पे जो नामांतरण की प्रोसेस होगी वो कंप्लीट की जाएगी। क्योंकि रजिस्ट्री तो इंस्टेंट आप करवा लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन आपका ये जो मैटर है आगे चल के कहीं तहसील ऑफिस में ना फंसे, इसके लिए ये जो टर्म्स एंड कंडीशन हो इसको एक बार पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें। क्योंकि इसमें ये जो टर्म्स एंड डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं ना, ये सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर की भी बहुत ही भूमिका होगी। इसलिए आप सतर्कता से रजिस्ट्री को बुक करें। आप अपने हिसाब से ये सारा टर्म्स एंड पढ़ लें। जो डिटेल्स आज हमने बताया इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन को, अगर एससी की जमीन है तो बहुत सारे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है। एसटी की जमीन है तो सेम वही रूल्स अपना है। जनरल के लिए बहुत सारे टर्म्स को नहीं एक्सेप्ट करना है, कुछ कुछ को ही एक्सेप्ट करना है। तो इस केस में आपको अगली डिटेल्स में कैटेगरीज वाइज वीडियोस मिल जाएगी कि एसटी के लिए कौन सा टर्म्स एक्सेप्ट करें, एससी के लिए कौन सा टर्म्स एक्सेप्ट करें, जनरल के लिए कौन सा एक्सेप्ट करें, ओबीसी के लिए कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करना है। और विथ रजिस्ट्री ये डिटेल्स में वीडियो मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।